हेलो एवरीवन। केम विज्ञान पे आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस यूनिट 3 एमसीक्यूज। इससे पहले कि मैं यूनिट 3 एमसीक्यू डिस्कस करूं, कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि उनको जो है एमओ डायग्राम में इशू आ रहा है। तो मैं पहले उसको ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, उसका और सार ट्रिक भी आपको बता देता हूं कि आपको कैसे करना है। ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एमओ डायग्राम को कैसे टैकल करना है, क्योंकि यहाँ पे दो केस बन जाता है। दो केस कौन सा है? एक होता है अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन मतलब नाइट्रोजन तक का केस, N2CO का केस। ठीक है। और दूसरा होता है मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मतलब O2 का केस अगर हमें हैंडल करना है तो यहाँ पे करेंगे। देखो, जब एमओ डायग्राम बनाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है इन दोनों में और कहाँ पे चेंजेस आते हैं। ठीक है। 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल दोनों साइड का कंबाइन करते हैं तो ये बनता है सिग्मा 1s, और ये बनता है सिग्मा स्टार 1s। ठीक है। उसके बाद 2s ऑर्बिटल कंबाइन करता है, ये 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, ये बनता है सिग्मा 2s, और ये बनता है सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद देखो 14 इलेक्ट्रॉन में अंतर क्या है और मोर देन 14 में, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए जब आप डायग्राम बनाते हो तो आप कुछ इस तरीके से बनाना। दो ऑर्बिटल नीचे रखना। ठीक है। ये होगा पाई 2p x इक्वस टू पाई 2p y, और ये होगा सिग्मा 2p z। ठीक है। और ठीक इसके उल्टे आपको हमेशा जब भी बनाओगे तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, वो 14 और मोर देन 14 और लेस देन 14 दोनों के लिए सेम होगा। अंतर कहाँ पे आता है? केवल केवल इस वाले सेक्शन में आता है। अब ये अंतर क्या है कि अगर मोर देन 14 के लिए आप बना रहे हो, देखो, मोर देन 14 के लिए अगर आप बना रहे हो तो आपको क्या करना है कि ये जो सिग्मा ऑर्बिटल है इसको नीचे कर देना है और पाई को ऊपर कर देना है। ये पाई वाले ऊपर हो जाएंगे। इसको कुछ इस तरीके से हम रिकॉल कर सकते हैं। ये सिग्मा 2p z होगा और पाई 2p x बराबर पाई 2p y। केवल अंतर यहीं पे, ऊपर नहीं अंतर है, बाकी सारा यहाँ से ये सब कुछ सेम है। तो इस केस में आप कैसे याद करोगे? देखो, अगर यहाँ पे कोई हम कहें कि ये कोई इंसान है और इसके नॉर्मल खाना खाने की जो कैपेबिलिटी है ये 14 रोटी की है। ठीक है। 14 रोटी ये खा सकता है। तो अगर 14 रोटी खाता है तो चलो ये सीधा है। सीधा कैसे है? देखो, ट्रायंगल जब भी हम बनाते हैं या फिर ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल है। देखो, दो डब्बे नीचे एक डब्बा नीचे ऊपर, ये स्टेबल है। इसको ट्रायंगल की तरह इस तरीके से देख लो, दो पार्ट नीचे एक पार्ट ऊपर। लेकिन अगर कोई 14 रोटी से ज्यादा खा ले, अगर 14 रोटी से ज्यादा खा लिया, तो अब उसकी स्थिति क्या होगी? उससे अनपच होगा, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है। तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब इस तरीके से। ठीक है। बात समझे? ये एक डब्बा नीचे रह जाता है, दो डब्बे ऊपर हो जाते हैं। तो अगर 14 रोटी से ज्यादा खा रहा है या 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा का केस है तो आप इसे इस तरीके से टैकल करोगे। ठीक है। होपफुली कि आपका जो इशू है वो सॉल्व हो गया होगा। कुछ बच्चों का था, मैंने ये डिस्कस कर लिया। ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर वीडियो आपको लंबी लगे तो आप वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। अब मूव करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन 1 की तरफ। और जैसा कि मैंने जो है लिमिटेड नंबर अब क्वेश्चंस लिया है ताकि आपका जो वीडियो शार्ट हो और आप कम से कम टाइम में देख लें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस हो सके। ठीक है। तो डिस्कशन में मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। देखो, द वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट आर काज्ड बाय द इंड्यूस्ड डाइपोल। अब इंड्यूस्ड डाइपोल जहां भी बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर हम बात करें तो ये परमानेंट डाइपोल है। जैसे HF का केस हम लेते हैं, डेल पॉजिटिव डेल निगेटिव, ये परमानेंट डाइपोल है। आयनिक फोर्सेस में अगर हम बात करें तो Na प्लस ये परमानेंट आयन है, Na प्लस Cl माइनस।
कोऑर्डिनेशन फोर्सेस में हम बात करें तो मेटल लिगेंड के बीच कोऑर्डिनेशन बांड बनता है। तो केवल केवल ऑप्शन जो बचता है वो वंडरवाल फोर्सेस बचता है। नेक्स्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन ऑफ द मॉलिक्यूल decreases in ionization in energy, increase in ionization energy, no effect in ionization energy, increase in the attraction of the nucleus to the electron। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखो, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर सेल्स पाए जाते हैं, इस सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला फोर्स है इस न्यूक्लियस का, अट्रैक्शन वाला, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव होते हैं तो इसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर हम बढ़ा दें तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, तो इसी को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से स्क्रीनिंग बढ़ती है, तो इंक्रीज इन अट्रैक्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन को तो डिक्रीज करता है। आप निकालते भी हो कि जेड इफेक्टिव जो होगा वो जेड माइनस सिग्मा, कुछ घटा रहे हैं तो कम होना है। बात समझे? तो ये ऑप्शन गलत है। बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि ऑप्शन बड़ा लिखा है तो इसे ट्रिक कर देते हैं, ये गलत है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ हम मूव करते हैं। देखो, अगर हम इनर इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पुश कर रहा है पीछे से। तो डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द ट्रू ऑप्शन। इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कम फोर्स में निकल रहा है और नो इफेक्ट तो है ही नहीं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। Aluminium 3 plus has a lower ionic radius than Mg2 plus ion because। तो आयनिक रेडियस की अगर हम बात करें तो हमने कहा था कि जो प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और रेडियस कॉन्ट्रैक्ट होती है। लेकिन यहाँ पे देखो, प्लस चार्ज इसमें तो 3 है और यहाँ पे 2 है, तो आप क्या कहोगे, भाई इस 3 वाले को ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये एस आर्बिटल का मेंबर है 2s का, और ये पी आर्बिटल में चला गया, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, देखते हैं। एम जी एटम हैज लेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देन एल्यूमिनियम। इन न्यूट्रॉन से तो कुछ लेना देना नहीं है आयनिक रेडियस से। एल्यूमिनियम 3 हैज हायर न्यूक्लियर चार्ज देन Mg3 प्लस। तो ये बात सही है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे तो आयनिक रेडियस घटता जाएगा। ठीक है, लोअर आयनिक रेडियस। अच्छा हाँ, सॉरी, यही लिखा है ना। ठीक ठीक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो हम ये कहते हैं कि जिसकी साइज अगर छोटी होगी, ठीक है, साइज छोटी है, तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और नजदीक है, तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कुलाम्स लॉ पढ़ा है आपने, एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जितना रेडियस देखो आप छोटी करती जाओगे, जितना इसको छोटा करोगे फोर्स उतना ही बढ़ता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, लिथियम प्लस। ठीक है, बाकी ये सारे बड़े हैं। लिथियम है 3, ये है 12, ये है 13, ये है 10। सॉरी, ये नियॉन है 18। हीलियम नियॉन, हाँ 10 10। हीलियम नियॉन 10। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम एक आयन बनाते हैं, इस एन से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो इसके बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे इसको टाइटली हेल्ड कर लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, इलेक्ट्रॉन इज मोर टाइटली बाइंड विद द न्यूक्लियस इन द आयन।
ठीक है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन नंबर गलत हो गया है, लेकिन आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 6 है। कंप्यूट द मिलर इंडिसेस फॉर द फॉलोइंग इंटरसेप्ट। अब मिलर इंडिसेस आपको निकालना है। हमने कहा कि जो इंटरसेप्ट दिया है उसको रेसिप्रोकेट कर दो, रेसिप्रोकेट किया तो टू टू इन्फिनिटी आ गया। हमने कहा इसका एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन 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 कर लो। ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए टू से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई टू। तो टू डिवाइडेड बाई टू, टू डिवाइडेड बाई टू, और इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टू। तो इन्फिनिटी तो मिलर इंडिसेस में हम हमेशा जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया वन वन जीरो। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, the smallest interplanar spacing in the crystal which will give the nth order Bragg's equation। तो देखो, ब्रैग्स रिफ्लेक्शन इज, तो nth ऑर्डर अगर आपको लेना है तो आप ब्रैग इक्वेशन क्या पढ़ते हो? टू डी साइन एन लैम्डा इक्वस टू टू डी साइन थीटा। ठीक है। अब देखो, साइन को अगर हम वन कर लें तो यहाँ से आ गया टू डी। तो डी अगर निकालोगे तो आ जाएगा एन लैम्डा बाई टू, मतलब एन बाई टू का फ्रैक्शन होना चाहिए। तो डी एच के एल जो है, ये डी को ही डी एच के एल लिखा है यहाँ पे, डी एच के एल एन बाई टू के टर्म में होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि स्मॉलेस्ट इंटरप्लेनर स्पेसिंग मिले। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following method use soft X-ray to eject electron from inner core? जब भी इनर कोर सेल की बात आए, इनर कोर सेल की बात आए, आपको एक्सपीएस के साथ जाना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक्सपीएस। क्वेश्चन नंबर 9। The kinetic energy of the ejected photoelectron is depend on the energy of। तो देखो, यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ये आयन अराउंड, फोटॉन अराउंड, मटेरियल अराउंड और इम्पिंजिंग फोटॉन। तो अब ये देखो गलत है। गलत कैसे हैं? हम आपको बता रहे हैं कि देखो, जो मेटल सरफेस पे जो रेडिएशन आके टकराती है ना, उसी के पास क्या होती है? एनर्जी होती है। तो इसीलिए यहाँ पे इम्पिंजिंग का मतलब होता है टकराना। ठीक है। इम्पिंजिंग का मतलब होता है टकराना। तो जो फोटॉन आके टकराते हैं वही काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करेगा, ये डिसाइड कौन करता है? इम्पिंजिंग फोटॉन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन D6 लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से उधर से रिपीट हो गया है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। ठीक है। इसको हम बाईपास कर रहे हैं। D6 है, लो स्पिन है, ऑक्टाहेड्रल है। तो D6 लो स्पिन कब बनेगा? जब सारे पेयर्ड हों। और तो इस केस में क्या आएगा आंसर? जीरो आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। तो अब देखो, हैलोजन जो थे, जो हैलाइड्स वाले थे हैलोजन, ये हैलोजन के बाद नाइट्रोजन वाला, उसके बाद ऑक्सीजन वाला और कार्बन वाले जो लिगेंड थे वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे। तो यहाँ पे कार्बन का कौन सा लिगेंड है? सीओ। सीओ सबसे ज्यादा स्ट्रांग लिगेंड है। ठीक है। ये याद करके रखेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द CFSC ऑफ D4 octahedral, D4 हाई स्पिन octahedral कॉम्प्लेक्स विल बी। ठीक है। तो D4 है हाई स्पिन है। हाई स्पिन के लिए स्प्लिटिंग लो होनी चाहिए। लो हो गए, तीन इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दो और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दो। आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 0.4 इंटू 3
और यहाँ 0.6 × 1, तो ये हो गया 4 3 जा 12, 12 में से 6, तो आंसर आ गया 6। ठीक है, क्योंकि ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, दोनों को जोड़ोगे तो माइनस में आंसर आएगा। क्लियर। थोड़ा स्पीड रखते हैं क्योंकि वीडियोस काफी लंबी हो जा रही हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, द रिपीटेबल इंटिटी ऑफ ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नोन एज। किसी भी क्रिस्टल में लैटिस ही जो है रिपीट करती है। ठीक है, क्रिस्टल नहीं, यूनिट सेल नहीं, मिलर इंडिसेस नहीं। तो लैटिस पॉइंट को ही हम रिपीट करते हैं। ये जो पॉइंट्स होते हैं इन्हीं को हम रिपीट करके क्रिस्टल बनाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को तो मिलाते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को, तो लैटिस को रिपीट करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है, व्हेन एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखो, एटॉमिक रेडियस अगर हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी। अब अगर डाउन द ग्रुप की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम की, तो यहाँ हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इनकी जो रेडियस है वो बढ़ती जाती है, आयनिक रेडियस। ठीक है, अब ये आयनिक रेडियस अगर बढ़ेगी तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की या इलेक्ट्रॉन लेने की जो क्षमता होगी, उसको अट्रैक्ट करने की क्षमता होगी, क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, डिक्रीज क्यों करेगी, क्योंकि न्यूक्लियस से इतनी दूर पे इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के केस में क्या होगा, इतने दूर पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, पोटेशियम के केस में इतने दूर पे, ऐसे दूरी बढ़ती जाएगी तो अट्रैक्शन पावर घटती जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं, विच हैज द सेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन हैविंग हाईएस्ट एनर्जी। अब देखो, ये ट्रेंड से हटके क्वेश्चन है, तो ऐसे केस में हम थोड़ा सा फोकस ये करेंगे कि जिसमें नाइट्रोजन है या हेलोजन्स हैं, सॉरी नोबल गैसेस हैं, उनको हम चूज करें, क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन और ये यहाँ पे ही नाइट्रोजन और नोबल गैसेस हैं, तो यही ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, बाकी ये सब गलत। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं इश्यू है ना, ये नहीं दिया है कि कौन सी एनर्जी, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन, किसकी हाईएस्ट की बात कर रहा है। तो इसको हम जनरल क्वेश्चन की तरह ट्रीट करके आंसर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर सिल्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो, सिल्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, नाइट्रोजन पहला ऑप्शन है, नाइट्रोजन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस 15, और बिस्मथ जो होता है ये होता है 88, करीब करीब, हाँ 88 है। और आर्सेनिक है 33। तो अब देखो, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वही तो जो है सिल्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। आपको मैंने पढ़ाया था नेपाल, याद करो। नेपाल, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो उसमें आपको पढ़ाया था न, प, अस, ये आर्सेनिक एस है, सब बी। इसमें सबसे नीचे कौन सा आ रहा था, बिस्मथ आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसका फोकस करेंगे कि बिस्मथ, बिस्मथ के पास सबसे ज्यादा सिल्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो केवल केवल ये आपसे क्या जानना चाह रहा है कि क्या आपको पीरियाडिक टेबल याद है। तो कम से कम आपको फोकस ये रखना है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, ये दो ब्लॉक को तो याद करके रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इन ब्रैग इक्वेशन, n lambda equals to 2d sin theta and theta is the angle between the specimen surface and incident rays, normal to the specimen surface and incident rays। तो जब भी थीटा हमने बनाया था तो हमने कहा था कि ये सरफेस है, इस पे एक नॉर्मल खींचो और नॉर्मल से जो ये एंगल बनता है ये थीटा। ठीक है।
तो नॉर्मल टू द स्पेसिमेन, यहाँ पे ये ध्यान नहीं देखना कि बड़ा लिखा है भाई, बड़ा लिखने से नहीं होगा आंसर सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इन फ्री स्टेट, या फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो ऑलवेज ये जीरो होता है, ये याद रखना। अगर कोई जैसे सोडियम लिखा है तो इसका जीरो होगा, अगर Na प्लस लिख दिया तब इसका प्लस होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, फ्री स्टेट में हमेशा जीरो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। On the basis of electronic configuration, the period and group of बोरान, अब बोरान की बात कर लें तो बोरान, देखो बोरान 5 है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो 1s2 2s2 2p1, कहाँ जाए p ऑर्बिटल, p ब्लॉक में चला गया, और p में भी पहला है मेंबर है, पहला बोरान। ठीक है, तो ये थर्ड ए का मेंबर है, थर्ड ए इसे कहते हैं, ग्रुप 13 या थर्ड ए। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू हाईएस्ट क्या है, 2 आ रही है, तो 2 एंड थर्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, ये आपसे देखो बहुत ही इजी पूछ रहा है, लेकिन ट्रिकी पूछ रहा है। क्या आपको ये ट्रिकी या ट्रिक आ रहा है। देखो फजान रूल बहुत अच्छे से कर लेना, फजान रूल से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हैव द पोलराइजिंग पावर, तो हमने बताया कि जो केटायन है, केटायंस के पास पोलराइजिंग पावर होती है, और एनायंस के पास पोलराइजिबिलिटी होती है। ठीक है, और एनायंस के साथ पोलराइजिबिलिटी होती है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे, पोलराइजिंग पावर केटायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखो ये इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है कि बस आपको पीरियोडिक टेबल जो हमने लर्न कराई थी, अगर आप उसे याद रखोगे तो आप बता सकते हो कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट को ही ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट इसमें कौन सा है। देखो अगर ध्यान दें, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेनॉन। ये आरएन कहाँ है नोबल गैसेस में, ये नहीं हो सकता। लिथियम, सोडियम, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये कहाँ है, एस ऑर्बिटल में, ये नहीं हो सकता। अब अच्छा आरबी और आरएच, तो बेसिकली आरएच ही आंसर है। आरएच को मैं बता देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के नीचे आता है आरएच। अब इसके लिए सीरीज मैंने आपको याद कराई थी, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जाए, अगर आपको याद है तो वहां पे आपको राह, राह वर्ड आया था। ठीक है, आरएच, तो याद करिए, ये मैंने आपको बताया है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं जो ट्रिकी हैं और सिंपल हैं। तो इस तरीके से मैंने इस सेक्शंस को काफी छोटा ही रखने का प्रयास किया है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करिए, और मैं आपके जो है क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। आप मुझे पर्सनली फ़ोन भी कर सकते हैं, आप सब लोगों के पास मेरा नंबर है, तो आप फ़ोन करिए या आप डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो पोलराइजेबिलिटी और फजान रूल से जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे MgCl2 और MgBr2, इनमें आयन जो है आयनिक करेक्टर की बात कर लेगा, आयनिक करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर, और साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की भी बात कर लेंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो मोर द आयनिक करेक्टर, मोर विल बी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, और ऐसे ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं जिसमें चार ऑप्शंस हो, और उन चार ऑप्शंस में आपको आयनिक करेक्टर पहले निकालना होगा, फिर उस बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियोस मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट मिलते हैं यूनिट 4 के साथ। अब हमारे पास बचता है यूनिट 4 और 5। यूनिट 4 और 5 को थोड़ा सा बड़ा रखूंगा। थोड़ा बड़ा इसलिए रखूंगा क्योंकि ये आप अभी पढ़े हो और इसी से ज़्यादातर पूछा जाएगा। ठीक है, जो मेरा मानना है कि इस यूनिट, इन दो यूनिट से ज़्यादा पूछा जाएगा। ऐसा इसलिए हम करते हैं क्योंकि बच्चों को जो याद है उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कर सके। यूनिट 1 बहुत पहले पढ़ा है तो भूल गए हैं, तो हम भी पेपर सेट करते हैं तो यही दिमाग में माइंड सेट रख के करते हैं। ठीक है, तो यूनिट 4 को और 5 को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, ज़्यादा नहीं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।